हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज का जो ये लेक्चर होगा, ये लेक्चर इसके पहले वाला जो लेक्चर था एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग हाइब्रिड इक्विवेलेंट मॉडल, उसी का पार्ट सेकंड होगा। ओके, इससे पहले जब हम लोग एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट पढ़े थे तो उसको हम लोग पार्ट फर्स्ट नाम दिए थे, ठीक। और उसी लेक्चर में बता दिया था कि जो लेक्चर होगा ये दो पार्ट में दिया जाएगा। तो एक पीछे पार्ट फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोग पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, ठीक। जब वहाँ पे पार्ट फर्स्ट में हम लोग देखे थे तो वहाँ पे हम लोग ये सीख चुके थे कि कैसे ट्रांजिस्टर को अगर हम लोग को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो कैसे उसका हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट तैयार किया जाएगा। और वो सर्किट हम लोग तैयार भी किए थे और उसको कुछ इस तरीके से हम लोग बनाए थे, ठीक। और ये सर्किट बनाने के बाद वहाँ हम लोग उसके दो कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट किए थे, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, इंटरनल वोल्टेज गेन, और फिर उसके बाद हम लोग का क्या था, इंटरनल करंट गेन, ठीक। बाकी के जो 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं कौन कौन सा, इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, फिर ओवरऑल वोल्टेज गेन, ओवरऑल करंट गेन और पावर गेन, इन सबको आज के लेक्चर में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और आज के इस लेक्चर के बाद जो हम लोग का सेकेंड चैप्टर है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग थर्ड चैप्टर पे चलेंगे, ठीक। तो अगर अभी तक आप इसका पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए, तब ये वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो देखिए आज हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, जो तीसरा नंबर का पॉइंट होगा हम लोग का वो क्या होगा, इनपुट इम्पिडेंस, जिसको हम लोग जेड से लिखे हैं, ठीक। तो जहां तक आप कल लिखे थे अपने नोट्स में वहीं से आज शुरू कर दीजिएगा, ठीक। तो देखिए इनपुट इम्पिडेंस होगा क्या, वो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक। यही हम लोग का क्या होगा, इनपुट इम्पिडेंस होगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इधर मेजर करेंगे, यहाँ से इधर क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक। और जो हम लोग का आउटपुट इम्पिडेंस होगा वो क्या, कहाँ मेजर किया जाएगा, वो यहाँ पर मेजर किया जाएगा, ठीक। उसको हम लोग जेडो से लिखेंगे और इसको हम लोग किससे लिखेंगे, जेड इन से लिखेंगे, ठीक। ये इनपुट पोर्ट जो था वहाँ पे हम लोग अपना ये इनपुट इम्पिडेंस मेजर करेंगे और जो आउटपुट पोर्ट होगा वहाँ पे हम लोग अपना आउटपुट इम्पिडेंस क्या करेंगे, मेजर करेंगे बाय लुकिंग इन, और इधर से बाय लुकिंग इन, ठीक। ऐसे इम्पिडेंस मेजर किया था ना, पीछे आप सीखे हुए हैं। ऐसे इधर से हम लोग क्या करेंगे, बाय लुकिंग इन करके इम्पिडेंस मेजर कर लेंगे, और ऐसे पीछे से इधर से हम लोग जो इम्पिडेंस है उसको मेजर कर लेंगे। तो आउटपुट पोर्ट पे जो इम्पिडेंस मेजर करेंगे वो आउटपुट इम्पिडेंस, और जो इनपुट पोर्ट पे इम्पिडेंस मेजर करेंगे वो हम लोग का क्या होगा, इनपुट इम्पिडेंस होगा। इतना चीज़ क्लियर। तो देखिए अब क्या होगा, इम्पिडेंस होता क्या है, तो इम्पिडेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो होता है, ठीक। वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो इम्पिडेंस होता है। पीछे हम लोग इम्पिडेंस पैरामीटर में इन सब चीज़ों को देखे थे, ठीक। तो कौन सा इम्पिडेंस है, इनपुट इम्पिडेंस है, तो कौन सा वोल्टेज यूज करेंगे, इनपुट वोल्टेज, और कौन सा करंट होगा, इनपुट करंट होगा, ठीक। तो जेड आई इक्वल टू लिखे हैं इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, ठीक। अब इनपुट वोल्टेज है क्या, V1 है, इनपुट करंट है क्या, I1 है, तो V1 अपान I1 का जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, हम लोग का जेड हो जाएगा। अगर आपको लैंग्वेज लिखने का मन होगा तो लिख दीजिएगा कि द इनपुट इम्पिडेंस इज द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज टू द इनपुट करंट, ठीक, क्लियर। और उसके बाद लिखिएगा मैथमेटिकली, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे कोई लैंग्वेज की विशेष जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, फ्रॉम फिगर। अब पहले हम लोग का टारगेट क्या होगा, इस V1 बाई I1 के रेशियो को निकालना। अगर ये रेशियो मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जेड आई की वैल्यू को निकाल लेंगे। और हम लोग के पास जो ब्रह्मास्त्र था वो क्या था, ये दो इक्वेशन थे जो कल हम लोग लिखे थे। इन्हीं दो एच पैरामीटर इक्वेशन के हेल्प से हम लोग को क्या करना है, ये रेशियो को निकालना है। तो आइए खोजते हैं। तो देखिए दोनों इक्वेशन को देखें, तो सबसे पहले जब हम लोग पहला इक्वेशन पाए तो हम लोग को यहाँ से जानकारी मिल रहा है कि इसमें V1 है, I1 है। अगर हम किसी तरीके से इस V2 को क्या करें, चाहे I1 चाहे V1 के टर्म में कन्वर्ट कर दें तो हम लोग का काम बन जाएगा। हम लोग V1 बाई I1 का रेशियो निकाल लेंगे, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को V2 को वहाँ से एलिमिनेट करना है। तो V2 को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, हम लोग अपने फिगर पे चलेंगे। तो जब क्या लिखे हैं कि फ्रॉम फिगर फर्स्ट लिखे हैं, कि जो फिगर फर्स्ट बनाया गया है वहाँ से क्या कर रहे हैं, हम लोग V2 इक्वल टू VO लिख रहे हैं। कल हम लोग देखे थे कि जो आउटपुट वोल्टेज है वही क्या है, V2 है, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, IL इंटू RL के बराबर है। जो लोड के अक्रॉस इस करंट के फ्लो होने से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही क्या हम लोग का आउटपुट वोल्टेज है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, IL इंटू RL। अच्छा, ये जो IL है वो ऐसे जा रहा है और I2 जो है वो ऐसे जा रहा है, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। दिस मीन्स व्हाट, IL इक्वल टू माइनस I2,
क्लियर। और यहाँ क्या हो जाएगा, RL को एज इट इज लिख देंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, V2 का जो वैल्यू है वो -I2 RL के बराबर आ गया। ठीक, तो अब देखिए हम क्या करें, अगर हम इस इक्वेशन 2 में इस V2 के वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में देखिए क्या करें, अगर यहाँ पे I2 के जगह पे हम क्या करें, I2 के जगह पे -V2/RL लिख दें तो क्या हो जाएगा, फिर इसको आगे सॉल्व कर लें तो V2 का I1 के टर्म में क्या होगा, वैल्यू निकल जाएगा और इसी वैल्यू को लाके पुट कर देंगे। यहाँ से V1/I1 का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। ऐसे तो मैथ में तमाम क्वेश्चन आप सॉल्व करते होंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, यूजिंग दिस रिलेशन इन इक्वेशन 2। अब इस रिलेशन को हम लोग इक्वेशन 2 में यूज करने चल रहे हैं। कौन सा इक्वेशन 2, जो एच पैरामीटर का इक्वेशन 2 है। तो I2 की जगह क्या हो जाएगा, I2 = -V2/RL हो जाएगा। ठीक, बाकी के क्वांटिटी एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। इज इट क्लियर। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, V2 को जो टर्म है उनको एक तरफ कर लेंगे और जो I1 का है उसको एक तरफ कर लेंगे और V2 का वैल्यू I1 के टर्म में निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, HOV2 है और यहाँ पे -V2/RL है। ठीक, तो क्या करेंगे, इस V2 को इधर लेके चले जाएंगे और इसको इधर लेके चले आए, ये क्या हो गया, जब इधर आएगा तो -HF/I1 हो गया। ठीक, और इधर देखिए होगा तो क्या होगा, ये V2 था उसके साथ क्या लगा हुआ है, आउटपुट एडमिटेंस लगा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, इस V2 के नीचे RL था तो इधर क्या पॉजिटिव साइन के साथ V2/RL हो गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, V2 को दोनों में से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो आउटपुट एडमिटेंस HO + 1 ये लोड रेजिस्टेंस RL क्या होगा, बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, V2 का वैल्यू निकाल लेंगे तो V2 = क्या हो जाएगा, इस क्वांटिटी के नीचे इन सब क्वांटिटी को क्या करेंगे, भेज देंगे। तो V2 = व्हाट, -HF, ठीक, ×I1 और डिवाइड बाई H0 + 1/RL हो गया। ठीक, अब इस V2 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में यूज कर लेंगे। ठीक, तो क्या लिखे हैं, यूजिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट गामा बी गेट। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 ये एज इट इज लिखेंगे, I1 एज इट इज, HR एज इट इज और V2 की जगह क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो V2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, और फिर क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक, हम लोग का काम क्या है, V1/I1 का रेशियो निकालना। इसमें भी I1 है, इसमें भी I1 है, तो I1 को हम लोग कॉमन ले लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या HI है तो यहाँ पे क्या कर लिए, HI लिख लिए। अब यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, I1 निकल गया लेकिन माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया, यहाँ पे HR HF हो गया और नीचे क्या है, ये पूरा वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम V1/I1 का रेशियो लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा, HI - HR × HF डिवाइड बाई H0 + 1/RL हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से V1/I1 का रेशियो निकल गया तो इसका मतलब क्या है, जो ZI होगा हम लोग का वो क्या होगा, HI - HR HF डिवाइडेड बाई H0 + 1/RL के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग का जो इनपुट इम्पिडेंस था वो निकल गया। ठीक, और बताए भी थे कि यहाँ पे जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, पीछे बताया था कि स्मॉल सिग्नल कर रहे हैं तो स्मॉल सिग्नल के लिए जो इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है, रेजिस्टिव नेचर का होता है। इसको इनपुट इम्पिडेंस को हम लोग RI करके भी दिखा सकते हैं। ठीक, क्या कि ये इनपुट रेजिस्टेंस है आपका। ठीक, कोई डाउट नहीं ना। जब स्मॉल फ्रीक्वेंसी की बात होती है तो क्या होता है, जो ये इम्पिडेंस होता है वो रेजिस्टिव नेचर का होता है। ठीक, तो इस वजह से आप ZI लिखे चाहे RI लिखे, बात क्या है, बराबर है। और ये हम लोग का क्या हो गया, इनपुट इम्पिडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस निकल गया। आपको ना मन करे तो ये ना लिखिए। ठीक, लेकिन किसी किसी बुक में ऐसे लिखा होगा, इस वजह से मैं उसको बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नहीं तो कहते सर तो ZI निकलवाए हैं, बुक में RI दिया, पता नहीं कौन सही है, ये दिमाग में आता, लग रहा सर गलत पढ़ाए हैं। ठीक, तो इस वजह से हर एक चीज़ आपको बताना जरूरी होता है। ओके, तो RI = ZI हो गया और ये पूरा वैल्यू निकल गया। ठीक, क्लियर। अब देखिए किसी किसी बुक में क्या है, इस 1/RL को YL लिख दिया है, मतलब इसको क्या कर दिया कि ये क्या है, रेजिस्टेंस का क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, इसको कह दिया कि आपका एडमिटेंस है। ठीक, किसी किसी बुक में इसके जगह ये लिख दिया। ठीक, तो जैसा आपको मन करेगा वैसा लिख लीजिएगा। मेरा काम समझाना था, मैंने समझा दिया। अब आगे हम लोग आउटपुट इम्पिडेंस की बात करेंगे, इस ZO की बात करेंगे। ठीक, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग का चौथा पॉइंट क्या होगा, आउटपुट इम्पिडेंस। इसको हम लोग ZO से लिखेंगे। ठीक, इसको हम लोग कुछ वैसे ही मेजर करेंगे जैसे हम लोग थेवेनिन्स इक्विवेलेंट इम्पिडेंस मेजर करते थे, जिसको हम लोग कैसे लिखते थे, ZTH लिखते थे। ठीक, तो वही तरीका लगाएंगे इसको मेजर करने के लिए। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, ये लोड पहले हटा देंगे हम लोग। ठीक, लोड हटा देंगे और इस पोर्ट के बीच हम लोग क्या करेंगे, अपने ZO को मेजर कर लेंगे। क्लियर।
और साथ ही साथ वहाँ पे कंडीशन क्या रहता था जब हम लोग मेजर करते थे कि जब हम लोग इस इम्पीडेंस को मेजर करते थे बिटवीन द टर्मिनल, तो जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स रहते थे वो क्या होते थे, शॉर्ट सर्किट कर दिए जाते थे। ठीक, तो क्या करेंगे, ये जो हम लोग का सोर्स है इसको हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, क्योंकि ये हम लोग का क्या है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, कल बताए थे। ठीक, ये सब क्या है, ये सब तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ओके, तो वही तरीका अपना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग इस टर्मिनल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पोर्ट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इंपेडेंस को मेजर कर रहे हैं, जिसको हम लोग जेडो कर रहे हैं। ठीक, तो जब इसको मेजर करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग लोड को हटा देते हैं, इसके क्रॉस इसको ऐसे मेजर कर लेते हैं। ठीक, क्लियर, पूरा मैं फिगर हटा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। और ये जो हम लोग का सोर्स वोल्टेज है उसको क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं या उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आर एस क्या था, इस सोर्स का रेजिस्टेंस था, उससे रिप्लेस कर दिए, इसको क्या कर दिए, हटा दिए। क्लियर, अब जो हम लोग का आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का रेशियो निकलेगा वही हम लोग का क्या होगा, जेडो हो जाएगा। क्लियर ना, ऐसे आप याद करिए, ऐसे हम लोग का नेटवर्क रहता था। भगवान जाने सेकेंड सेम सही से पढ़े हैं कि नहीं, अगर पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा। ऐसे हम लोग का रहता था। ठीक, यहाँ पे क्या रहता था, जेडीएल रहता था। ठीक, जिसको हम लोग लोड इम्पिडेंस कहते थे, और ये Z1 Z2 ZTH सॉरी Z3 रहता था। ठीक, और ये हम लोग का क्या रहता था, सोर्स रहता था जो हम लोग अप्लाई करते थे। ठीक, तो इस सर्किट को हम लोग क्या करते थे, इसके इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस करते थे। जितने भी सोर्स रहते थे सबके जगह, यहाँ तो सिंगल सोर्स ही है तो सिंगल सोर्स की जगह ही सिंगल सोर्स, और उसके साथ क्या करते थे, सीरीज में ZTH कनेक्ट करते थे, और फिर लोड को हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर ला के कनेक्ट कर देते, लोड को ZL को यहाँ पर ला के क्या करते थे, कनेक्ट कर देते थे। ठीक, और फिर जब ZTH का परिचय देते थे तो क्या लिखते थे इसके परिचय में कि इट इज द इम्पिडेंस मेजर्ड बिटवीन द टर्मिनल व्हेन ऑल द सोर्स ऑफ EMF आर रिमूव। ठीक, तो हम लोग इसको मेजर कैसे करते थे, इसको इस टर्मिनल के बीच मेजर करते थे तो लोड को हटा देते थे, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, ZTH को मेजर करते थे, और जो सोर्स ऑफ EMF होते थे उनको क्या कर देते थे, शॉर्ट सर्किट कर देते थे, और इसके हेल्प से हम लोग ZTH के वैल्यू को क्या कर लेते थे, निकाल लेते थे। ठीक, तो कुछ वैसा ही आज हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं। हम लोग इधर से क्या कर रहे हैं, अपने जेडो को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लोड को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक, और इसके बीच हम क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, जेडो को मेजर करेंगे। अब जब इसको मेजर करेंगे तो शर्त क्या है कि जो हम लोग का इंडिपेंडेंट सोर्स है वो शॉर्ट सर्किट रहना चाहिए, या उसके रजिस्टेंस से, इंटरनल रजिस्टेंस से क्या करना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। तो देखिए इसको हटा दिए, मतलब इसके इंटरनल रजिस्टेंस से क्या कर दिए हैं, रिप्लेस कर दिए, आप सिंपली कह सकते हैं उसको शॉर्ट सर्किट कर दिए। ठीक, अब हम लोग आसानी से क्या करेंगे, जेडो को मेजर कर लेंगे। ठीक, तो वहां पे तो बस इंपेडेंस थे, तो हम लोग इक्विवेलेंट इंपेडेंस वाला फार्मूला लगा के क्या किए थे, कैलकुलेट कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, ये अभी वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स प्रेजेंट है, तो हम लोग डायरेक्ट ये इक्विवेलेंट इंपेडेंस वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज करंट वाला फार्मूला लगा के अपने इस आउटपुट इंपेडेंस को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे आसानी से हम लोग इक्विवेलेंट, इन दोनों का पैरेलल, उसके साथ इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लेते थे और कहते थे कि हमको ZTH मिल गया। बट यहाँ पे क्या है, अभी वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट वगैरह है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को KVL वगैरह का हेल्प लेना पड़ेगा। उसके हेल्प से क्या करना पड़ेगा, अपने इस आउटपुट इंपेडेंस जेडो को मेजर करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए अब कैसे लिखा जाएगा उस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक ना, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे कि इट इज द इंपेडेंस मेजर्ड बिटवीन या एट आउटपुट पोर्ट विथ सोर्स वोल्टेज VS शॉर्ट सर्किटेड। ठीक, ये क्या है, इंपेडेंस है, जो क्या होगा, आउटपुट पोर्ट पर मेजर्ड होगा। कब मेजर्ड होगा, जो हम लोग का क्या रहा है, सोर्स वोल्टेज जो है वो शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। और शॉर्ट सर्किट का नाम मतलब क्या, दोनों को एक बार से कनेक्ट कर देना, पीछे बताए थे। ठीक, फिर क्या लिखे हैं, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द आउटपुट करंट। और ये क्या होता है, रेशियो होता है आउटपुट वोल्टेज का और आउटपुट करंट का। क्या लिखे हैं, दैट इज जेडो इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। कब है, जब VS क्या हम लोग का शॉर्ट सर्किट है, मतलब VS को क्या किया, हटा दिए, मतलब VS क्या हो गया, 0 हो गया। इज इट क्लियर, बताए थे ना पीछे जब हम लोग पढ़ते थे शॉर्ट सर्किट, जब एडमिटेंस पैरामीटर पढ़े थे तो कैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह किया था, उसको हम लोग डिटेल में पढ़े थे। ठीक, तो वहाँ पे भी क्या करते थे, V1 V2 को बारी बारी 0 करते थे। तो यहाँ पे क्या हम लोग सोर्स को हटाए तो सोर्स को क्या किए, 0 लिख दिए। आप ये नहीं लिखेंगे ना तब भी सही है, कई सारे बुक में डायरेक्ट V2/I2 दिया तो वो भी सही है। ठीक, लेकिन मेरा काम आपको डिटेल में जानकारी देना है, इस वजह से मैं ये चीज़ लिखा हूँ यहाँ पे। क्लियर, ताकि आप एक ही वीडियो देख के अपने जितने भी डाउट हो उसको
ख़त्म कर सके, इस वजह से मैं डिटेल में सब कुछ एक ही वीडियो में आपको बता देता हूँ और कहीं आपको भटकना ना पड़े। ठीक, बुक अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट चीज़ों को लिखा रहता है। अब देखिए फिर क्या होगा, अब क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। ठीक, पहले ऐसे समझिए, ये क्या हम लोग का V2/I2 है। ठीक, अब यहाँ से देखा जाए, अब हम लोग के पास ये जो ब्रह्मास्त्र है हम लोग का, ये दोनों इक्वेशन है, तो यहाँ देखिए V2 इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में I2 भी है, लेकिन यहाँ पे I1 पड़ा हुआ है। तो अब अगर हम क्या करें, इस I1 को चाहे I2 चाहे V2 के टर्म में अगर कन्वर्ट कर दें तो फिर वहाँ से हम लोग V2/I2 का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो हम लोग का इनपुट लूप है इसमें KVL लगाना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम लोग I1 का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, तो जब इसमें KVL मान रहे हैं कि इसमें चल रहे हैं KVL लगाने, तो जब इसमें KVL लगाएंगे तो क्या होगा, KVL लगाने पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या I1 करंट जा रहा है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या होगा, अगर इधर से करंट जा रहा है तो ये क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे मान लिए। ठीक, तो जिधर से करंट इंटर करेगा वो प्लस, जिधर से निकलेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I1RS। अगर हम करंट के इंटर करने वाला साइन लें तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, प्लस I1RS हो गया। ठीक, इसके क्रॉस जब ये करंट गुजरा तो अब इधर इसमें जिधर से करंट गुजरेगा ये भी क्या रजिस्टर है, वो प्लस, और जिधर से निकलेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इधर से करंट क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है तो प्लस है, इंटर करने वाला साइन हम लोग लिए हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस I1H1 हो गया, प्लस I1H1 हो गया। अब देखिए ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, माइनस है, और इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना है, HRV2 है, तो क्या हो गया, प्लस HRV2 हो गया। ठीक, इक्वल टू 0 हो गया। ऐसे इन KVL हम लोग लगाते थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए I1 को कॉमन ले लें इसमें से, RS प्लस HI हो जाएगा। अब इसको क्या किए, दूसरे साइड में दिए, क्योंकि हमको I1V2 में क्या करना है, रिलेशन निकालना है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ से क्या किए, I1 को रख लिए और इसको बाकी को कहे तुम नीचे चल जाओ, V2 के नीचे, तो माइनस HRV2 अपॉन RS प्लस HI हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम लोग का I1 का वैल्यू V2 के टर्म में मिल गया। अगर इस I1 के वैल्यू को V2 के टर्म में जो यहाँ पे मिला है यहाँ पे ला के रख दें तो यहाँ पे V2 एक साइड हो जाएगा, एक साइड I2 हो जाएगा, हम लोग V2/I2 के रेशियो को निकाल सकते हैं ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 कामा वी गेट। अब क्या हो जाएगा, I2 = HF, और क्या करेंगे, ये I1 की जगह ये पूरा वैल्यू यहाँ से क्या करेंगे, ले जाके रख देंगे, और साथ में क्या करेंगे, प्लस के साथ ये वैल्यू लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, HV2 हो गया। इज इट क्लियर। अब देखिए क्या करेंगे, V2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, V2 कॉमन लिए, अब ये देखिए क्या होगा, माइनस HRHF मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ गया, नीचे RS प्लस HI हो जाएगा, और फिर प्लस HO हो गया। ठीक, अब फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको I2/V2 का रेशियो चाहिए। ठीक, सॉरी, हमको V2/I2 का रेशियो चाहिए। ठीक, लेकिन अभी जो यहाँ पे मिल रहा है पहले उसको हमको काम कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, I2/V2, V2 को क्या करेंगे, इधर कर लेंगे, तो क्या हो गया, I2/V2 हो गया। और ये क्या, इसको पहले लिख लिए H0 और माइनस के साथ ये पूरा टर्म हो गया, माइनस के साथ ये पूरा टर्म हो गया। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पलट सकते हैं, क्योंकि हमको V2/I2 का रेशियो चाहिए। तो जब इसको हम पलटेंगे तो V2/I2 का जो रेशियो होगा वो हम लोग को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक, वो क्या होगा, इसके पूरे वैल्यू के बराबर होगा। ठीक, ये क्या होगा, ये भी रिवर्स हो जाएगा ना, तो 1/, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा। ठीक, और यही V2/I2 हम लोग को चाहिए था, तो इसका मतलब जो Z0 का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इस V2/I2 वैल्यू बराबर। और ये वैल्यू मिला कब है, जब हम लोग का सोर्स क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। ठीक, क्लियर। तो आप ऐसे करके आगे लिख सकते हैं कि VS = 0, ऐसे बड़ा सा डिब्बा बना के। ठीक, क्लियर है ना। तो ये हम लोग का वैल्यू मिल गया, किसका, Z0 का। अब देखिए इसको आगे आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर छोड़ देंगे तब भी सही है। अगर LCM लेते क्या हो जाएगा, RS H0 HI H0। ठीक, और ये जो नीचे वाला टर्म है ये ऊपर चल जाएगा, तो RS प्लस HI डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा आपका, H0 RS प्लस H0 HI माइनस HR HF। ये ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं आगे सिंप्लीफाई करके। ठीक, क्लियर ना। ये LCM लेंगे, यहाँ पूरा आया, ये क्या होगा, ऊपर भी चला जाएगा, और नीचे ये पूरा वैल्यू ऐसे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं, आप मैथ के स्टूडेंट हैं। ठीक, तो ऐसे हम लोग का ये निकल गया। अब हम लोग पावर गेन को निकालना है, ओवरऑल वोल्टेज गेन और ओवरऑल करंट गेन को निकालना है। ठीक, बस 3 टॉपिक और बचा है, 3 कैरेक्टरिस्टिक और बचे हैं, उसके बाद एक वीडियो हम लोग का फिनिश हो जाएगा। ठीक, ये क्लियर है ना। ओके, देखो स्टूडेंट, 4 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग का पॉइंट 5वां नंबर होगा वो क्या होगा, पावर गेन। ठीक, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A सफिक्स में स्मॉल p। ठीक, जैसे हम लोग वोल्टेज गेन को A सफिक्स में स्मॉल v,
करंट गेन को ए सफिक्स में स्मॉल आई, वैसे ही पावर गेन को क्या करेंगे, ए सफिक्स में स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अब देखिए आपको पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक, तो पावर गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। ठीक, तो क्या लिखे हैं, ए पी इक्वल टू वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। इसको लिखेंगे कैसे, ए वी इंटू ए आई। अब ए वी का वैल्यू कल हम निकाले थे, ठीक, तो वो क्या हो गया, इतना आ गया। ए आई का वैल्यू भी कल हम लोग निकाले थे, वो इतना मिला था। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस एच एफ स्क्वायर इंटू आर एल, और नीचे इसका इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसको एज इट इज लिख दिए। ये हम लोग का क्या हो गया, पावर गेन हो गया। ठीक, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या लिखे हैं, 6 नंबर पॉइंट लिखे हैं, ओवरऑल वोल्टेज गेन। इसको कैसे लिखे हैं, ए वी एस। ठीक, जो ओवरऑल वोल्टेज गेन है उसको ए सफिक्स में भी एस करके लिखे हैं। ठीक, इससे हम लोग ओवरऑल वोल्टेज गेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अभी तक जो हम लोग वोल्टेज गेन निकाले थे वो क्या था, इंटरनल वोल्टेज गेन था। अभी तक जो हम लोग करंट निकाले थे वो क्या था, हम लोग का इंटरनल करंट गेन था। ठीक, लेकिन अब हम लोग ओवरऑल वोल्टेज गेन और ओवरऑल करंट गेन को निकालेंगे। ठीक, तो क्या लिखे हैं, ओवरऑल वोल्टेज गेन ए वी एस। ये क्या होगा, अब वोल्टेज गेन होता क्या है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट का रेशियो होता है। तो अभी तक हम लोग ये दोनों लेते थे, V2 V1 लेते थे, अब क्या लेंगे, VO अपॉन VS लेंगे। ठीक, तो क्या लिखे हैं, VO अपॉन VS लिखे हैं। ठीक, अब क्या होगा, ये VO अपॉन VS, तो VO को हम लोग कल बताए थे कि आप VO लिखिए चाहे V2 लिखिए, बात क्या है, बराबर है। ठीक, तो VO इक्वल टू क्या लिखेंगे, V2 लिखेंगे। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा। अब हमको इसको आगे सॉल्व करना है, तो अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग नीचे ऊपर क्या किए हैं, V1 से मल्टीप्लाई किए हैं। इसको मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पे क्या कर दिए हैं, V2 अपॉन V1 लिख दिए हैं और यहाँ पे V1 बाई VS लिख दिए हैं। ठीक, अब V2 अपॉन V1 का वैल्यू क्या होता है, ये कल हम लोग निकाले थे, इंटरनल वोल्टेज गेन ए वी था। ठीक, और ये V1 बाई VS है। अब इस V1 बाई VS को हम लोग क्या करेंगे, इस इनपुट सर्किट की हेल्प से क्या करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि इसी में V1 है, इसी में क्या है, VS है, सॉरी इसी में क्या है, VS है, और इसी में क्या है, V1 है। ठीक, तो अब देखिए क्या लिखे हैं, अप्लाइंग वोल्टेज डिवाइडर रूल इन इक्विवेलेंट, यहाँ पे देखिए आप इनपुट कर दीजिएगा। ठीक, इक्विवेलेंट इनपुट सर्किट शोन इन फिगर 2 कामा वी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये इनपुट सेक्शन है उसके इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाए हैं जिसको हम लोग फिगर 2 में दिखाए हैं। इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे और उससे हम लोग V1 बाई VS का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या किए, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए, तो VS को लिख लिए, RS को लिख लिए। अब यहाँ पे क्या, यहीं पर हम लोग ZIN क्या किए, कैलकुलेट किए हैं, तो ZIN को ऐसे लिख लिए। ठीक, अब फिर इसी ZIN के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, V1 है, तो उसको ऐसे दिखा दिए हैं V1। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे। ठीक, तो जो V1 का वैल्यू होगा, ठीक, ये देखिए जो वोल्टेज है ये इसके और इसके क्रॉस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिवाइड होने का काम हो रहा है वोल्टेज, ये जो सोर्स वोल्टेज है इन दोनों भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लास 6 में मैथ में डिवीजन रूल वगैरह पढ़े ना, वही डिवीजन रूल यहाँ भी लगाएंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे कि जो वोल्टेज है किसके क्रॉस, इस ZIN के क्रॉस, वो क्या है, V1 है, वो क्या हो जाएगा, जो टोटल वोल्टेज है वो, और उसमें क्या करेंगे, जिसके क्रॉस निकालना है उसको ऊपर लिख देते हैं और नीचे इन दोनों का सम करके क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ZIN अपॉन RS प्लस ZIN हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, वोल्टेज डिवाइडर रूल है। क्लियर, ये जो VS वोल्टेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इसी तरीके से होगा। ठीक, ZIN डिवाइडेड बाई ZIN प्लस RS करके लिख देंगे। ये पीछे आप पढ़े हुए हैं, ऐसे ही आप जब रेशियो वगैरह का पढ़ते थे मैथ में 6-7 में, तो ऐसे ही कुछ रूल वगैरह वहाँ लगाते थे, वही रूल लगाया गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, V1 बाई VS जो होगा वो ZIN डिवाइडेड बाई RS प्लस ZIN के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब इसका वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो क्या लिख देंगे, इट्स इम्प्लाइड दैट ओवरऑल वोल्टेज गेन AVS इक्वल टू AV मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू ZIN अपॉन ZIN प्लस RS। ठीक, अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये तो जो हम लोग सोर्स यूज किए थे, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल सोर्स यूज कर रहे हैं। ठीक, अगर हम लोग का सोर्स क्या हो, आइडियल सोर्स हो, तो आइडियल सोर्स का जो रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, 0 होता है। ये हम लोग सेकेंड सेम में पढ़े हैं। ठीक, इसका मतलब RS क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो लिखें कि फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स RS 0 होगा। तो जब RS 0 होगा तो ये ZIN बाई ZIN बचेगा और आपस में एक दूसरे से क्या कट जाएगा, 1 बचेगा, तो AVS क्या हो जाएगा, AV के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए AVS इक्वल टू AV ZIN बाई ZIN, यहाँ प्लस 0, तो वो क्या होगा, ZIN बराबर ही होगा। इसका मतलब जो AVS होगा वो क्या होगा, AV के बराबर होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग का वोल्टेज सोर्स क्या है, आइडियल है, तो इस केस में क्या होगा, जो हम लोग का ओवरऑल वोल्टेज गेन होगा, जो ओवरऑल वोल्टेज गेन है, अगर हम लोग का सोर्स क्या है, आइडियल है,
तो जो ओवरऑल वोल्टेज गेन है वो क्या होगा, इंटरनल वोल्टेज गेन के क्या होगा, बराबर होगा। इंटरनल वोल्टेज गेन के क्या होगा, बराबर होगा। आप खुद सोच लीजिए, अगर ये रेजिस्टेंस होगा नहीं तो यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप वगैरह होगा नहीं, तो जो ये वोल्टेज होगा वही क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर, बात समझ में आया। अगर ये हम लोग का क्या है, अगर आइडियल सोर्स है तो यहाँ कुछ रेजिस्टेंस रहेगा नहीं, कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, ठीक। तो सिंपली आप ऐसे कहिए कि जो यहाँ से मैथमेटिकली प्रूव भी किए हैं कि जो ओवरऑल वोल्टेज गेन है वो क्या होगा, आपके इंटरनल वोल्टेज गेन के क्या होगा, बराबर रहेगा। और जाहिर सी बात है, अगर क्या हो यहाँ पर रजिस्टेंस ना हो तो कोई करंट अगर यहाँ कोई रजिस्टेंस ना हो तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, तो यह वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर ही होगा। तो चाहे आप V1 लिखिए चाहे VS लिखिए, बात क्या होगा, बराबर होगा। और इधर चाहे आप V2 लिखिए चाहे V0 लिखिए, कल बताए थे बात क्या बराबर है, ठीक। तो इस वजह से क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक। लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। प्रैक्टिकल सोर्स जो हम लोग लेंगे तो कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक। आइडियल सोर्स ये तो हम लिखते हैं ना मैथमेटिकली, लेकिन वास्तव में जो हम लोग सोर्स वगैरह यूज करते हैं उसके कुछ रेजिस्टेंस होते हैं। इस वजह से हम लोग RS को अकाउंट में लेके चले हैं। क्लियर है चीज, ठीक ना। आपको लैब में भी जो सोर्स मिलेगा वो वास्तव में आइडियल सोर्स नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल सोर्स ही होगा, मतलब उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वगैरह जरूर रहेगा। क्लियर। अब आगे 7वां नंबर पॉइंट हम लोग का क्या है, ओवरऑल करंट गेन को फाइंड आउट करना, ठीक। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो क्या होगा, ओवरऑल करंट गेन, जिसको हम लोग AIS से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इतना चीज क्लियर। अब देखिए AIS इक्वल टू होगा क्या, तो करंट गेन इक्वल टू होता क्या है, करंट गेन इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट, मतलब आउटपुट और इनपुट करंट का क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक। तो अब आउटपुट करंट है क्या, तो जो लोड के अक्रॉस करंट है वो क्या, आउटपुट करंट, मतलब वो क्या है, IL। तो यहाँ क्या करेंगे, IL लिख देंगे। अब इनपुट करंट क्या है, तो सोर्स के बाद जो करंट है वो क्या होगा हम लोग का, अगर VS सोर्स है तो हम लोग करंट क्या किए, IS मान लिए, ठीक। तो ये क्या हो गया, IL अपान IS का रेशियो हो गया, ठीक। अभी तक इससे पहले जो हम लोग करंट गेन की चर्चा कर रहे थे वो क्या था, वो इंटरनल करंट गेन था, वो सर्किट के इंटरनल एनालिसिस की वजह से मिल रहा था। और उसमें जब हम लोग करंट गेन निकालते थे तो वो IL अपान I1 करके निकाल रहे थे, ठीक। लेकिन अब हम लोग ओवरऑल करंट गेन की बात कर रहे हैं, ओवरऑल सर्किट के एनालिसिस कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, IL अपान IS की बात करेंगे। इस वजह से IL अपान IS लिखे हैं, ठीक। एक चीज देखिए फिगर से और भी क्लियर है, IL इधर फ्लो कर रहा है, I2 इधर फ्लो कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। दिस मीन्स व्हाट, IL इक्वल टू माइनस I2, तो IL इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस I2 डिवाइडेड बाई IS हो जाएगा। इतना चीज क्लियर। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अपने कैलकुलेशन को ईजी बनाना है, तो कुछ क्या करेंगे, इसमें चीज़ों को मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या लिखे हैं, माइनस I2 बाई IS। अब इसमें क्या किए हैं, I1 बाई I1 से मल्टीप्लाई किए हैं। इसको मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या है, अभी आप देख जाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, माइनस I2 और इसके नीचे I1 को ला के चिपका दिए हैं, ठीक। फिर क्या लिखे हैं, I1 डिवाइडेड बाई IS एक जगह लिख दिए हैं। इतना चीज क्लियर। अब ये जो माइनस I2 बाई I1 है, ये पीछे हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। ये क्या था, ये हम लोग का इंटरनल करंट गेन था, जिसको हम लोग क्या करेंगे, AI लिख देंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई करने का फायदा मिला ना। और फिर क्या करेंगे, इसको एज इट इज यहाँ ला के चिपका दिए, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, इस I1 बाई IS का वैल्यू निकालेंगे और उसको ला के इसमें रखेंगे, तब जाके हम लोग का ओवरऑल करंट गेन निकलेगा। लेकिन अब मुद्दा ये है कि वैल्यू निकलेगा कैसे, सर्किट में कहीं IS हम दिखाए नहीं है, मामला फंस रहा है। तो अब क्या करेंगे, जो इनपुट पोर्शन हम लोग लिए थे अभी को क्या करने के लिए, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाने के लिए, अब उसी को क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे। इस वोल्टेज सोर्स को डायरेक्ट उसके इक्विवेलेंट करंट सोर्स में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और ये कन्वर्ट किया कैसे जाता है, हम लोग सेकेंड सेम में थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम पढ़े हैं, ठीक। थेवेनिन्स थ्योरम में कुछ ऐसे हम लोग काम करते थे, और नॉर्टन्स थ्योरम में जो वोल्टेज सोर्स होता था उसको क्या करते थे, उसके इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देते थे, और उसके पैरेलल में क्या करते थे, रेजिस्टेंस को लगा देते थे, और फिर लोड को क्या करते थे, कनेक्ट कर देते थे। तो यहाँ पे हम लोग अपने इनपुट पोर्शन पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम लोग का लोड होगा वो क्या होगा, Zin होगा। तो ये सर्किट था, ये थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग कह सकते हैं बनाए थे। इसके इक्विवेलेंट हम क्या करेंगे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। बस समझाने के लिए आपको थेवेनिन नॉर्टन का नाम ले रहा हूं, ठीक। वास्तव में इस वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है इसको क्या करते हैं, इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, और फिर इस रेजिस्टेंस को लाके क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। सेकंड सेम में कैसे वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स
और करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्जन होता है। ये मैं पढ़ाया था, जो ऑफलाइन मेरे बच्चे बैच से जुड़े हैं ऑफलाइन बैच से, वो इस चीज़ को जान रहे होंगे। ठीक, आपके सब लोग भी कहीं न कहीं पढ़ाए होंगे, आप लोग भी कहीं न कहीं पढ़े होंगे, तो आपको भी ये आइडिया जरूर होगा। ठीक, कि ऐसे वोल्टेज सोर्स को हम लोग करंट सोर्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो जो यहाँ पे सीरीज में इसके साथ है उसको क्या करते हैं, इसके साथ पैरेलल में लगा देते हैं। ठीक, ये थेवेनिन नॉर्टन का नाम के लिए है क्योंकि आप पीछे ऐसे देखे होंगे कि सिंपली चलिए इम्पीडेंस के फॉर्म में देख रहे हो तो इम्पीडेंस ही बना दे रहे हैं, इस वजह से बस वहाँ से इसको रिलेट कर रहे हैं। ठीक, ये क्या ZTH होता था, ये क्या होता था ZL होता था, ये VTH होता था। ये सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट हम लोग ड्रा करते थे, और जब नॉर्टन इक्विवेलेंट ड्रा करते थे तो वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज वगैरह की जगह हम लोग नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट सोर्स यूज करते थे, जिसको क्या कहते थे, IN कहते थे, या इसी को IS भी कहते थे, आपको याद होगा। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या होता था, इसके साथ हम लोग पैरेलल में ZTH कनेक्ट कर देते थे और फिर लोड को यहाँ पे कनेक्ट कर देते थे। ठीक, बस ये देखिए इसी से कुछ मिलता जुलता है ना, इसी वजह से मैं थेवेनिन और नॉर्टन का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक, पीछे से रिलेट करूंगा तो आपको याद आएगा, तो आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए क्या लिखे हैं, अप्लाइंग करंट डिवीजन रूल इन द मॉडिफाइड इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट। अब क्या है, जो हम लोग का इनपुट इक्विवेलेंट सर्किट बनाए थे इसका, उसको क्या करेंगे, हम मॉडिफाई कर देंगे और इसके हेल्प से करंट डिवीजन रूल निकाल लेंगे। ठीक, अगर हम इस I1 के वैल्यू को निकालें जो किसके क्रॉस फ्लो हो रहा है, Zin के क्रॉस फ्लो हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, I1 इक्वल टू क्या होगा, टोटल करंट जो क्या है IS। ठीक, अब देखिए सिखाया गया था, आपके सर लोग भी सिखाए होंगे, मैं भी सिखाया था सेकंड सेम में, कि जो करंट I1 इसमें से पास हो रहा है उसको कैसे निकालेंगे, तो इसके सामने वाले रेजिस्टेंस को पहले लिख लेते हैं और फिर इन दोनों का सम कर देते हैं। तो क्या होगा, RS डिवाइडेड बाई RS प्लस Zin। मैं शब्द यूज किया हूँ सम, इक्विवेलेंट नहीं, सम। ठीक, तो क्या करेंगे, RS और प्लस Zin को क्या करेंगे, सम कर देंगे। ठीक, इक्विवेलेंट लेंगे तो दूसरा वैल्यू आएगा 1/RS प्लस 1/Zin आता है। ठीक, ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए कि यहाँ पे हम सम करते हैं, इक्विवेलेंट उसका वैल्यू नहीं लेते हैं। ठीक, तो जो करंट I1 इधर से जा रहा था वो किसका था, इस IS का ही कुछ पार्ट था, तो IS को लिखे, और जिसमें करंट निकालना है उसके अपोजिट वाले रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो RS लिख दिए और फिर नीचे इन दोनों का सम लिख देते हैं। अब यहाँ से IS को नीचे बुला लिए, I1/IS हो गया, ये RS डिवाइडेड बाई RS प्लस Zin हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग AIS का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको लाके पुट करके। ठीक, तो AIS क्या हो जाएगा, AI मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू। ठीक, इसको देखिए कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में RS से भाग दे दें तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे यहाँ 1 प्लस Zin बाई RS हो जाएगा। ठीक, ऐसा क्यों लिखे अभी समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए अभी तक जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या हम लोग का आइडियल सोर्स है। ठीक, लेकिन अभी तक जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं वो क्या हम लोग का प्रैक्टिकल सोर्स है। ठीक, लेकिन अगर हम आइडियल सोर्स यूज करेंगे तो आइडियल सोर्स के केस में ये जो करंट सोर्स का साथ जो ये पैरेलल रेजिस्टेंस लगाए हैं ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर आइडियल करंट सोर्स हम यूज करेंगे इस प्रैक्टिकल करंट सोर्स के जगह तो क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और रेजिस्टेंस जैसे ही इनफाइनाइट होगा तो यहाँ हम RS की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो गया, 1/1 1 हो गया, AIS इक्वल टू AI हो जाएगा। ठीक, आपको पता भी है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस 0 होता है और आइडियल करंट सोर्स का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ये चीज़ आपको पीछे पढ़े हुए हैं। ठीक, तो अगर ये प्रैक्टिकल जो हम लोग सोर्स लें, अगर उसको एक पल के लिए आइडियल सोर्स मान लें तो क्या हो जाएगा, RS इनफाइनाइट, और RS के इनफाइनाइट होते ही इस इक्वेशन से देखिए जो AIS है मतलब ओवरऑल करंट गेन है वो इंटरनल करंट गेन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आप डेटिज करके लिख लीजिएगा कि ओवरऑल करंट गेन इक्वल टू इंटरनल करंट गेन इफ द करंट सोर्स इज आइडियल करंट सोर्स। ठीक, अच्छा इनफाइनाइट क्यों होता है इस चीज़ को समझते हैं। अब देखिए अगर ये आपका करंट सोर्स क्या होगा, आइडियल होगा, तो इसका मतलब जो करंट यहाँ से निकल रहा है वो पूरा करंट यहाँ पे पहुँचना चाहिए, मतलब इधर कोई करंट नहीं जाना चाहिए और इधर कोई करंट नहीं जाना चाहिए। उसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, मतलब ये क्या हो जाए, ओपन सर्किट हो जाए। ओपन सर्किट का नाम क्या, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऐड करना। जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो करंट को क्या करेगा, फ्लो करने ही नहीं देगा। ठीक, अच्छा वोल्टेज सोर्स में हम लोग क्यों इसको क्या करते हैं, 0 लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो क्या करेगा, पूरा जो वोल्टेज है वो क्या होगा, इसको मिलने लगेगा, इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा।
क्लियर। इस वजह से वोल्टेज सोर्स के केस में रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, जीरो मान लेते हैं, और करंट सोर्स के केस में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट मान लेते हैं। ठीक, ये छोटा सा एक बस समझने के लिए बताए हैं, और डिटेल में ये आप सेकेंड सेम वगैरह में पढ़े होंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ ओवरऑल करंट गेन को निकाल लिए, इतना चीज़ क्लियर। अब एक चीज़ ये भी देखिए, अभी तक हम लोग ये जो सर्किट वगैरह बनाए हैं ये क्या किए हैं, जनरल केस के लिए बनाए हैं। ठीक, मतलब हम लोग नाम नहीं दिए हैं कि हम लोग का ट्रांजिस्टर इस कॉन्फ़िगरेशन में है उसके लिए सर्किट बनाए हैं। ठीक, इतना चीज़ क्लियर। अगर एग्जाम में कह दे कि आप कॉमन एमीटर के लिए बनाइए, इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, तो आपको करना क्या होगा, जो जो पैरामीटर कल बताए थे बस उसी को क्या करना होगा, यूज कर लेना होगा। ठीक, जैसे सिंपली आप ऐसे समझिए, मान लीजिए हम लोग का पावर गेन यहाँ पे निकला हुआ है, तो आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पे सफिक्स में एच एफ ई लिख लीजिए, एच ओ ई लिख दीजिए, एच आई ई लिख दीजिए, एच आर ई लिख दीजिए, एच एफ ई लिख दीजिए, और इसको ए पी ई कर दीजिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन मोड के केस में, कॉमन इमीटर मोड के केस में क्या हो जाएगा, पावर गेन हो जाएगा। ठीक, ऐसे जितने भी पैरामीटर निकलवाए हैं सब में क्या करिएगा आप, जो जो नोटेशन हम लोग कल पढ़े थे डिफरेंट कन्फिगरेशन के, उसको बस इंक्लूड कर दीजिएगा। किसी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपका वो पैरामीटर, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, निकल जाएगा। बात समझ में आया। अगर कॉमन एमीटर पूछेगा तो जितना मैं लिखवाया हूँ सब में क्या करिएगा, उसके सफिक्स में जो सेकेंड सबस्क्रिप्ट है उसको क्या करेगा, ई लिख दीजिएगा। अगर कॉमन बेस पूछेगा तो सेकेंड सबस्क्रिप्ट बी लिख दीजिएगा। कॉमन कलेक्टर पूछेगा तो सेकेंड सबस्क्रिप्ट क्या कर दीजिएगा, सी लिख दीजिएगा। ठीक, जितने भी ये सातों हम लोग निकलवाए हैं बस उसमें यही चेंज करना है। ठीक, आपको उस क्वेश्चन में पूछे गए पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये सातों वैल्यू क्या होंगे, मिल जाएंगे। क्लियर हुआ चीज़, ये सातों वैल्यू क्या होंगे, मिल जाएंगे। यहाँ तक जैसे सॉल्व किए हैं तो लिख दीजिएगा कि फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ए पी इक्वल टू एच एफ ई, यहाँ एच ओ ई, यहाँ एच आई ई, एच ओ ई, एच आर ई, एच एफ ई, ऐसे करके कर दीजिएगा। ठीक, और ये पीछे बता भी चुके थे कि कैसे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग हम लोग को पैरामीटर को रिप्रेजेंट करना होता है सेकेंड सबस्क्रिप्ट के माध्यम से। ठीक, तो अब कोई डाउट नहीं ना। ओके, इस तरीके से जो हम लोग का ये सेकेंड चैप्टर है ये क्या हो गया, फिनिश हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।